स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग अपनी पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अंतर्गत जो हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस देखी है उनको हमने पूरी डिटेलिंग करी है। आज हम लोग उसकी करेंगे फाइनल वर्कशीट, और उस वर्कशीट को करने से पहले हम लोग कर लेते हैं रिकॉल। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक शार्ट फॉर्म में सब लिखा हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। बहुत अच्छे से आपने समझा है। पदार्थ का वर्गीकरण उसकी आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से मिलकर भी बनी हो सकती है। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि हमारे आसपास जो पदार्थ है और वो पदार्थ कैसे बनते हैं, उनके मूल कण कौन है, सारी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था बच्चों। और अब हम लोग इसकी वर्कशीट करेंगे, और उसको वर्कशीट करने से पहले बच्चों आपको याद दिला दे कि आपको ये चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता हो तो आप निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय विद्यालय बंद चल रहे हैं और सबकी पढ़ाई चलती रहे, यही इसी से ही सब खुश होंगे और हमें खुशी प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों आपको विकल्प दिए हुए हैं चार चार, और आपको उसमें से सही गलत का निशान लगाना है, देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहला वाला आप देखिए बच्चों कि वर्गीकरण आवश्यक होता है। अभी हम लोगों ने रिकॉल भी किया कि वर्गीकरण क्यों आवश्यकता होता है। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए, वस्तुएं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने के लिए, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु, यानी ये सारी बातें हैं या इनमें से कोई एक बात। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा निशान लगेगा, सभी हेतु। किसी द्रव को गर्म करने पर वो बदल जाता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जब ठोस को अगर गर्म करते हैं, इसमें बर्फ का उदाहरण ले लेते हैं, तो वो द्रव बन जाता है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है, क्या हो जाता है, क्या उसमें बन जाती है बच्चों, तब उसमें बनती है गैस। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला, गैस वाला आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगले देख लीजिए बच्चों कि किसी गैस को किसी बर्तन में रखने पर, गैस को अगर हम किसी बर्तन में रख देते हैं तो क्या होगा, वो तली में बैठ जाएगी, पूरी तरह फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, या उसको खाली कर देगी। तो आप समझ गए होंगे बच्चों क्या होगा इसका आंसर, हाँ, उसमें पूरी तरह फैल जाएगी, बिल्कुल सही। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अब परमाणु तो हो नहीं सकता क्योंकि परमाणु के अंदर ही कण पाए जाते हैं, तो कौन क्या हो सकता है, इकाई निर्माण की क्या होगी, परमाणु होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, तो ये पदार्थ निर्माण की इकाई है। इसके बाद बच्चों देखते हैं, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से आप पुस्तिका में इनको भरिए। यहाँ पर मैंने कोष्ठक में जो दिए हुए शब्द है उनको मैंने हटा दिया ताकि और आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। किस गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, अभी आपको बताना है बच्चों, बताइए किस गुण के कारण हो जाती है, यानी गैसीय गुण के कारण। वो गैस होती है और गैस सब जगह फैल जाती है। आप जानते हैं कि गैस के जो अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। पानी में घुल जाता है, पानी में क्या घुल जाता है बच्चों, बिल्कुल थोड़ा अंदाजा लगाइए क्या घुल जाएगा, नमक पानी में घुल जाता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कौन नहीं। तो कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है बच्चों, अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठोस का आकार, ठोस का आकार कैसा होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस जिस भी आकार का होता है उसके आकार को नहीं बदला जा सकता। अगला प्रश्न आपका है कि अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पदार्थ की तीन अवस्थाओं के नाम लिखो। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के आपको नाम लिखना है। तो वो नाम आपको कौन कौन से हैं, हाँ, तीन नाम है, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कि पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि आयतन भी निश्चित है, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसकी जो आकार है वो भी रहेगा। तो इसका क्या होगा आंसर, पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन व आकृति निश्चित होती है। कोई वस्तु ठोस होता है
उसके अणु पास पास होते हैं, यानी उसका आकार और आकृति निश्चित होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य, क्यों पदार्थों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है पारभासी किसे कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पारदर्शिता के आधार पर, यानी कौन कौन से होते हैं पारभासी। पारभासी क्या है, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच। ये आप लोगों ने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, तेल लगे कागज पे किस तरीके से हमें आर पार धुंधला दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमारा कि कारण बताओ। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी होगी उसका आपको कारण बताना है। जैसे द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे द्रव पदार्थ को हम गिलास में डाल देते हैं तो वो गिलास के आकार ले लेता है, थाली में डाल देते हैं तो थाली का आकार लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। ठोस के अणु पास पास होते हैं इसलिए उनकी आकृति निश्चित होती है, और द्रव के अणु दूर होते हैं इसलिए उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। जल से भरा गिलास और खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। खाली गिलास भी देखें और या भरा गिलास देखें, उनका आयतन तो समान ही होगा। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी हो जाता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित जो वायु होती है उसके अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जल के जो अणु होते हैं वो गैस से की अपेक्षा पास होते हैं, इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता हो कि पदार्थ स्थान घेरता है। अब कोई पदार्थ स्थान घेरता है या नहीं घेरता, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रयोग बताना। जैसे कि एक गुब्बारा ले लीजिए, उसमें हवा भरी है, हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है और स्थान घेर लेता है। पिचका हुआ गुब्बारा कितने कम जगह में आता हो, अगर हवा भर दे तो कितनी ज्यादा जगह घेरता है, यानी कि पदार्थ स्थान घेरता है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, ध्यान दीजिएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि जब हम किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था बर्फ से द्रव अवस्था में आ जाती है। आप फ्रीजर से बर्फ को निकाल लो, बाहर रख लो, धीरे धीरे क्या होगा, वो द्रव बदल जाती है, और फिर द्रव अवस्था मतलब पानी में हो जाती है। और फिर पानी को अगर हम फिर से ठंडा करें तो वापस क्या होता है, द्रव से ठोस अवस्था यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ जम जाती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको ठंडा किया और वो वापस ठोस बन जाती है। अगला प्रश्न है कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि आपने वीडियो में भी देखा था किस तरीके से ठोस, द्रव और गैस पदार्थ होते हैं। यानी ठोस का आकार निश्चित है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और गैस अनिश्चित आकार की होती है। तो चलिए एक बार फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं। ठोस, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, जैसे कि कांच या कोई और भी आप ठोस चीजें ले सकते हैं। आप टेबल देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, कुछ भी जो ठोस पदार्थ होता है अपना आकार निश्चित होता है। द्रव में देखिए, द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, और आपसी आकर्षण बल भी कम हो जाएगा, इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है, जैसे कि जल। अगला हमारा है गैस। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते, गैस में जो द्रव से ज्यादा दूर दूर अणु होते हैं और इनमें आकर्षण बल कम हो जाता है, आकर्षण बल। इस कारण क्या होगा, जो गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस। या आप अगरबत्ती जब घर में सुलगाई जाती है तो आप देख लेते हैं जब जलाई जाती है तो उसकी महक दूर दूर तक फैल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवेश में पाई जाने वाली तीन कठोर और मुलायम वस्तुओं के नाम बताओ। तीन कठोर बहुत आराम से आप बता सकते हो, मुलायम वस्तुएं भी आपने देखी हुई है। जैसे
कठोर लोहा, लकड़ी, कांच, मुलायम रबड़ की गेंद, स्पंज, ऊन, इनको सबको दबाने से दब जाती हैं। अगला है, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा बच्चों, कि चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट आदि अन्य अल्प धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती है उनको भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हमारा ये प्रश्न आ जाता है कि अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाएं। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि वस्तु का नाम लिखा हुआ है, अपारदर्शी है या पारदर्शी है, पारभासी क्या है, यह आपको टेबल पूरी भरनी है। जैसे कि चमड़ा है, अब चमड़े से बनी हुई कोई चीजों को आप आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये अपारदर्शी हो गया। मोटा कपड़ा अगर होगा तो भी आप नहीं देख पाएंगे, तो यानी ये भी क्या होगा, अपारदर्शी हो जाएगा। पतली कांच की जो टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा, उसके आर पार आप देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शी है वो। पत्थर कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। और ट्रेसिंग पेपर से हमें धुंधला दिखाई देगा, यानी कि ये पारभासी है। इस तरीके से आप इस टेबल को भरेंगे, और इसको आप और प्रैक्टिस करने के लिए अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको भी आप देखिए, क्या आप उनके आर पार देख सकते हैं, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है या आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए और आप बताइए कि यह अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। अब प्रश्न आपका आता है कि पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। इस संबंध में अपने विचार लिखो। कोई भी इस प्रश्न को रटने की जरूरत नहीं बच्चों, समझने की जरूरत है कि हमने वर्गीकरण करते हैं तो हम इस वर्गीकरण को क्यों करते हैं, अगर हम वर्गीकरण ना करें तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण, बाहर से हम देख लेते हैं तब उसके आधार पर वर्गीकरण कहलाता है, भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। और जब आंतरिक संरचना के आधार पर करते हैं तो कौन सा परिवर्तन है, तो वो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। यानी भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ये दो प्रकार के वर्गीकरण हो गए। इसलिए पदार्थों को का वर्गीकरण करना आवश्यक है ताकि उन्हें हम आसानी से पहचान सकें। जब उनके विशेष गुण और उपयोग के आधार पर जब हम अलग अलग समूह में रहते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आज आपके साथ हम एक बात शेयर करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। जब आप घर में हैं तो आपका घर में ज्यादा पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपका अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो आप मन को कैसे लगाएं, इसके लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि पढ़ाई करने का हेतु यानी पर्पस क्या है आपकी स्टडी का, आपको ये बार बार याद रखना है। अगर आप मन में सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या हम आगे बढ़ के टीचर बनेंगे, लेकिन इस सबको बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई का जो पर्पस है, जो एम है, वो आपको याद रखना है। अगली बात है कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़े। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है, आपको लगता होगा कि यार साइंस ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उबे जा रहे हैं, तो ना बार बार आप एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़े। आप थोड़ी देर ये पढ़े तो थोड़ी देर दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, तो आपको क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इसके साथ ही शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। आप जितना पढ़ लेते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन भी याद किया है तो आप उसको रिवीजन जरूर करें ताकि वो आपका पक्का होता चले। अगली बात है कि पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका मन लगा हुआ बाहर, या आप दूसरों की बातें सुन रहे हैं उस कमरे में क्या हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी आप ना करें। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप टाइम टेबल जब बना लेंगे ना तो आपकी पढ़ाई बहुत आसानी से होगी। अगर आपने सोच लिया कि हमें सुबह 8 से 10 पढ़ना है, अपनी पढ़ाई करनी है, और आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आप उस काम को पूरा करने के लिए फिर दूसरा समय भी निकालेंगे, क्योंकि आपको बार बार लगेगा कि हमने अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा गड़बड़ किया है। तो पढ़ाई करने के लिए आप टाइम टेबल जरूर बनाएं। इसके बाद पढ़ाई करते समय मोबाइल, टीवी से अपना ध्यान हटाएं। देखिए मोबाइल पर आजकल पढ़ाई हो रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो जब आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, उस समय पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लिया वीडियो देख रहे हैं तब तो ठीक है। अब जब आप नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको हम भी बार बताते हैं कि रजिस्टर पर नोट कीजिए, तब आप क्या करिए, आप जब रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो आप मोबाइल की तरफ ध्यान ना दें, टीवी की तरफ ध्यान ना दें। जब पढ़े तो सिर्फ पढ़े, सिर्फ पढ़ाई करें।
पढ़ाई के लिए नोट्स जरूर बनाएं। यानी आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अब विद्यालय में जब पढ़ाया जाता तो आप कॉपी बनाते थे, लेकिन जब आप आजकल वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए भी नोट्स बनाएं। ऐसा ना हो कि बस जब भी पढ़ना हो तो खोल लिया सामने और बैठ गए, इससे आपका पक्का नहीं होगा। आप जब समझ लीजिए, ये समझने के लिए है, लेकिन आप नोट्स बनाइए, उससे आप याद कीजिए। इसके बाद पढ़ाई करते समय पढ़ाई की सभी चीजें अपने पास रखें। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप वीडियो ही देख रहे हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, उसमें समझनी है, लेकिन आपके पास कॉपी नहीं रखी है। अब आप कॉपी लेने जा रहे हैं, फिर आप पेन लेने जा रहे हैं, तो ये ना करें। जब भी पढ़ने चले तो आपकी सारी चीजें आपके पास ही हो। अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई जब भी करें मन लगा के करें। ये ना करें कि मम्मी पापा को दिखाने के लिए आप बैठे हुए हैं लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद रटना नहीं है, समझना है। आप जितना भी पढ़ें रट के ना पढ़े। जैसे आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है कि आप समझे उस चीज को, आखिर कहीं क्या चीज जा रही है, यानी रटने ना। वीडियो में देखिए आपको दिखाया जाता है कि छोटे छोटे से प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि आप समझ लें, उसको रटे ना, आपको बस ध्यान आ जाए, एक्सपेरिमेंट आप बात को पूरी कर ले। तो इस तरीके से ये लेसन पूरी तरीके से बच्चों समाप्त हो गया है, और आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, घर पर ही रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर दे बच्चों। थैंक यू।